एवरीवन। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सरोकार 46 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स या थ्योरी की डेवलपमेंट के बारे में हम लोग वीडियो में देख रहे थे। हमने प्री क्लासिकल मैनेजमेंट एरा मतलब बिफोर 1880 के पहले का जो डेवलपमेंट है जिसमें मैनेजमेंट एज ए प्रैक्टिस हम लोग देखते आए हैं, एज ए आर्ट आप कह सकते हैं, एज ए आर्ट डेवलप होता रहा। लेकिन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और भाप इंजन का आविष्कार, एडम स्मिथ के द वेल्थ ऑफ नेशन, ये सब के जो कंट्रीब्यूशन के बाद मैनेजमेंट एक नए रूप में उभर कर सामने आया। उसमें मशीन और मैन मतलब लेबर वर्कर और मशीन के बीच का एक तालमेल देखने को हमें मिलना शुरू हुआ। पहले के एरा में प्री क्लासिकल मैनेजमेंट में अगर हम देखें लास्ट ऑफ द 19th सेंचुरी अगर हम देखते हैं तो देखते हैं कि सभी लोगों का फोकस टेक्नोलॉजी और मशीन के ऊपर था, उसके डेवलपमेंट के ऊपर था, उधर ही हम सभी का एम्फेसाइज था। लेकिन क्लासिकल मैनेजमेंट एरा में जब हौच पौच होने लगा, जब कामें को एक सुव्यवस्थित ढंग से चलाने का, इंडस्ट्री को एक सुव्यवस्थित आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट्स के हिसाब से चलाने की बातें उभरने लगी, उसी वक्त F.W. टेलर साहब का क्लासिकल मैनेजमेंट के अंदर साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूप में एक बुक आता है और उसको सभी लोग फॉलो करने लगते हैं और बहुत से कामों में ईजीनेस हो जाता है। खासकर उन्होंने हायरार्की के रूप में चेंज किया मैन पावर को और उससे वो मशीन के तालमेल के साथ काम को आगे बढ़ाने का वकालत किया, एडवोकेट किया। बट यहाँ ह्यूमन को पार्ट ऑफ एक मशीन के रूप में ही देखा गया। उनके लिए कुछ अलग से कुछ नहीं किया गया। अलग से करने का अर्थ होता है इनके साइकोलो फिजिको किसी भी गुण का वहाँ पे स्टडी नहीं हो पाया। और उसके बाद जब क्लासिकल मैनेजमेंट 1880 से लेके 1830 तक चला, उसके बाद 1922 से कुछ ऐसे घटनाक्रम आए, एक हार्थरो एक्सपेरिमेंट के रूप में, हार्थरो वर्क्स में जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि शिकागो अमेरिका में है, वहाँ पे जो इतने बड़े मैन्युफैक्चरर थे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के, रेफ्रिजरेटर्स के, टेलीफोन पार्ट्स के, ऑटोमेटिक टेलीफोन के, उनके यहाँ कुछ चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे और वहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। तो एक ह्यूमन रिलेशन मतलब सोशल डेवलपमेंट की बात हुई, सोशल स्टडी की बात हुई और जिसे हम लोग नियो क्लासिकल मैनेजमेंट एरा के रूप में जानते हैं। और ये 1930 से 50 के बीच में उभर कर सामने आया। इसमें इसे हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन का जो इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रीज में और उनका जो सहयोग है वो चूँकि एक ह्यूमन से रिलेटेड है जो कि जगह, टाइम, मूड ये सभी के ऊपर चेंज होता रहता है, उन चीज़ों का अध्ययन करता है ये और इसके बारे में कुछ एडवोकेट करता है, वकालत किया है, इसलिए इसे ह्यूमन रिलेशन अप्रोच भी कहते हैं। इनके और भी कुछ अप्रोच हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन द स्कूल ऑफ थॉट डेवलप्ड बिटवीन 1920 to 1950 felt that employees simple do not respond rationally to rules, chains of authority and economic incentive alone, but are also guided by social needs, drives and attitude. ये चीज़ें का यहाँ पे मेन रूप से स्टडी किया गया। वो तीन चीज़ें थी, सोशल नीड्स, ड्राइव्स, कैसे वो ड्राइव होते हैं, कैसे वो एस्मुलेट होते हैं और उनके एटीट्यूड का कितना फर्क पड़ता है कामों पे, ये भी वहाँ पे देखा गया। ये सही है, जैसा कि मैंने पहले बोला, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद। उसमें उनका जो ये था वो टोटल का टोटल एब्सेंट था और साइलेंट था, वो था ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर। लेकिन
उसके बाद their attention was to serve as a precursor to the development of the behavioral science. यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से पहल किया गया बिहेवियर साइंस ऑफ ह्यूमन बीइंग के ऊपर, और इसमें जॉर्ज एल्टन मायो का बहुत बड़ा हाथ था। जॉर्ज मिल्टन मायो के बारे में अगर हम थोड़ा सा भी समझ लें तो हम समझ पाएंगे ही वॉज बॉर्न फॉर दिस अप्रोच। कारण क्या था कि वो 1880 में उनका जन्म होता है ऑस्ट्रेलिया में। वो एज ए साइकियाट्रिस्ट, मतलब जिसको साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, के रूप में वहाँ काम करते हैं। उनका मेन काम क्या था? वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद के ख़त्म होने के बाद जो रिटर्न हुए सैनिक, उनका साइको फिजिको स्टडी करना, उनका काउंसलिंग करना, उनको देखभाल करना, उनको ठीक करना। इसके कारण वो बहुत अच्छी तरह से समझने में समर्थ है कि कैसे एक ह्यूमन बीइंग मरने मारने के लिए भी उतावला होता है, और वही जब एक नॉर्मल सिविलियन के रूप में जब वापस आता है, या सिविलियन के रूप में पहले था, मरने मारने के लिए उतार हुआ एक आर्मी के रूप में, फिर उसे किस तरह से और किन पैरामीटर फैक्टर्स के साथ उन्हें पुनः सिविलियन के रूप में समाज में व्यवस्था देना है, एस्टेब्लिश करना है, इसके ऊपर उनके पास बहुत से एक्सपीरियंस हो गए। ये 1922 ईस्वी में अमेरिका है, पीएचडी इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ही किया था, और 1926 में ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल रिसर्चर के रूप में इनका अपॉइंटमेंट होता है, और ये उन्हीं के द्वारा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ही अपॉइंट होते हैं एज ए स्पेशलिस्ट बोल लीजिए, एज ए खोजी बोल लीजिए, रिसर्चर आप बोल सकते हैं, एज ए स्कॉलर बोल सकते हैं। जब हार्थव वर्क्स ने सपोर्ट मांगा, मदद मांगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपने इंडस्ट्रियल जो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और अपनी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने के लिए, तो एज ए रिसर्चर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जॉर्ज एल्टन मायो को और फ्रिज रेथिल्सबर्ग को उन्होंने भेजा था, और इन्होंने जो भी की वहाँ पे स्टडी किया, उसने पूरी की पूरी दुनिया को ही बदल के रख दिया। क्योंकि पहले मशीन और मानव में कोई भेद नहीं था, उसको इन्होंने दूर किया। इन्होंने ये बताया कि कैसे ह्यूमन के मूड के हिसाब से, एटीट्यूड के हिसाब से उन्हें अगर ड्राइव किया जाए, उन्हें उनके सोशल नीड्स को फुलफिल किया जाए, तो कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया ही नहीं जा सकता है, एक नई ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। ये दोनों रिसर्चर को, एल्टन मायो और फ्रिज रेथिल्सबर्ग को क्रेडिट दिया जाता है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के रूप में, जिसमें कि नंबर ऑफ डिसिप्लिन का भी इन्होंने योगदान किया। बिजनेस मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी, फिलोसफी एंड सोशल फिजियोलॉजी में इनका योगदान माना जाता है। इसके साथ साथ न्यू क्लासिकल मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशन स्कूल का भी डेवलपमेंट हुआ, बिहेवियरल मैनेजमेंट स्कूल का भी एक न्यू पड़ा, और ये सब का क्रेडिट किसको जाता है? जॉर्ज एल्टन मायो, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे मुख्तः, और बाद में इन्होंने हार्थव वर्क्स के लिए हार्थव एक्सपेरिमेंट किया जो 9 सालों तक चला, जिसके बारे में विस्तार से हम आगे नए वीडियो में देखेंगे। इसकी कंटिन्यूटी में ही वीडियो हमने लगा रखा है और उसमें आप देख पाएंगे। इसलिए इनको और भी एक चीज़ के लिए बोला जाता है, जो कि आज हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के रूप में जो पढ़ते हैं या जिसको हम एज ए मैनेजर फॉलो करते हैं, इसका भी न्यू जॉर्ज एल्टन मायो ने ही रखा था, और इन्होंने बताया है कि कैसे क्लोज अटेंशन देना चाहिए ह्यूमन, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडिविजुअल सिविलाइजेशन। इसके द्वारा हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इन्होंने पूरा का पूरा साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत ही, के अंदर ही एक और डायमेंशन ऐड किया,
और वो था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, जो कि आगे चलकर आज भी उस चीज़ को फॉलो किया जाता है। धन्यवाद। हम आगे अगले वीडियो में इसकी कंटिन्यूटी पार्ट को लेके आएंगे।